Students, good evening and welcome to Horticals. As I already mentioned that आज हम पढ़ेंगे पोटैटो और ये आपके ASRB नेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स BSc JRF MSc एग्ज़ाम्स ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें वेजिटेबल साइंस इंक्लूड होती है उनमें ये हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मैंने इन नोट्स को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यू विल फाइंड कि जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग पोटैटो वो मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें आप देख पाओगे कि उसका हिस्ट्री रिसर्च सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट इज सेक्शन 3 विच इज़ कल्टिवेशन। नाउ इन दिस सेक्शन आई विल टेल यू वन ट्रिक रिगार्डिंग द कल्टिवेशन। जब भी हम कोई भी क्रॉप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए हमने उसको एक ट्रिक से कंबाइन किया हुआ है। जब भी हम कोई क्रॉप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें उस क्रॉप का टाइप पता होना चाहिए, उसका सीज़न, हम उसको सीड से या वेजिटेटिवली ग्रोन करते हैं कमर्शियली स्पेशली, या फिर उसका नर्सरी लगता है या नहीं। जब हम इनको पढ़ लेंगे उसके बाद हम स्विच करेंगे उसके फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, इंटरकल्चर ऑपरेशन, सीड टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टिंग, उसकी ईल्ड जो कि दोनों साथ में ही होते हैं, और उसका पोस्ट हार्वेस्ट। इनके बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो हम इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा मैंने जो फोर्थ सेक्शन बनाया है जहाँ पे मैंने जो ये ट्रिक बताई थी वहीं से हम ये शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ द क्रॉप। जब हम टाइप ऑफ द क्रॉप के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं क्या वो ट्रेडिशनल क्रॉप है या नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप है। हम ये आगे देखेंगे कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। ठीक है, उसका कौन सा प्लांट पार्ट यूज़ होता है, उसका फ्रूट टाइप क्या है, क्लाइमेटिक पैटर्न, फोटो पीरियोडिज्म एंड अदर थिंग्स लाइक पॉलिनेशन, उसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, लेवल ऑफ रेस्पायरेशन, या फिर वो खुद कौन सा प्लांट है, उसका बाकी का जैसे कि बाकी की भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होंगी, क्या वो एसिडिक टॉलरेंट है या फिर वो सैलिनिटी टॉलरेंट है, उसका रूट डेप्थ, हार्डीनेस, एवरीथिंग। देन एज अकॉर्डिंग टू ट्रिक हम उसके सीज़न, फिर ये देखेंगे कि वो सीड या वेजिटेटिव है, एंड फर्दर लाइक वाइज वी कंप्लीट आर दिस सीरीज़ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत बल्कि नहीं बनाना है चीज़ों को, हम टाइमली इनको ख़त्म करेंगे और वन गो में करेंगे। सो प्लीज़ बी फोकस एंड बहुत ही इसमें सिंपल टर्म्स का यूज़ किया गया है। ये पार्ट 1 है सीरीज़ का। उसके बाद जब ये नेक्स्ट डे आई विल शेयर यू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, जिसमें मैं बताऊँगी जो बाकी का इसमें पार्ट रह जाएगा। आई विल कवर इन दी पार्ट 2 विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीडिंग मेथड, फिजियोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द पोटैटो, एंड वी फाइनलाइज पोटैटो। और पोटैटो का क्वेश्चन इन सारी चीज़ों से बाहर का नहीं आएगा। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ये सारी अच्छे रिसोर्सेज से हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स की इसमें सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इसमें मैंने एक चीज़ ऐड ऑन की है कि इसमें आपको जो डेटा है स्पेशली 25-26 का डेटा वो इसमें देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड हियर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन एंड आई विल टीच यू इन अ वेरी शॉर्ट वे सो दैट आपको जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब आप इन नोट्स को देखोगे दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम के बारे में हमने अपने स्कूल में क्लासेस में काफ़ी बार पढ़ा होगा, बट अगर हम सिंपली बात करें तो ये क्रॉप जो है ये एक नाइटशेड फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है। ओके, एंड देन सोलेनेसी फैमिली थर्मोसेंसिटिव होती है, और स्पेशली इन केस ऑफ पोटैटो ये लॉन्ग डे प्रेफर करता है फॉर द ग्रोथ एंड शॉर्ट डे फॉर द ट्यूबराइजेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स डाले हुए हैं तो हम इन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो फर्स्ट इज इज एंसेस्टर, दैट इज स्टेनोटोमम। ठीक है, स्टेनोटोमम इसके एंसेस्टर है, इसी से ही बाकी की सीरीज आई हुई हैं, और जो कल्टीवेटेड पोटैटो है वो भी स्टेनोटोमम से ही जनरेट हुआ है। इसकी सीरीज है ट्यूबेरोसा सेक्शन पेटोटे। ओके, सेकेंड इज फैमिली, आई ऑलरेडी डिस्कस। थर्ड इज इसकी थर्मोसेंसिटिविटी, आई ऑलरेडी डिस्कस। फोर्थ इज इसका ओरिजिन। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका, हमें याद रखना है। लेकिन अगर इसका स्टेपल फूड पूछा जाए तो ये कहाँ का स्टेपल फूड है, ये आयरलैंड का स्टेपल फूड है। ओके,
हमने पता है कि 1945 के आसपास ही इसमें फेमीन भी आया था, और जो फेमीन आया था तो वो इन्फेस्टेंस की वजह से आया था। एक फंगस होती है, उसके बारे में हम धीरे धीरे जब अपनी बेसिक सीरीज स्टार्ट करेंगे, सो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो, राइट। नाउ यू विल सी, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम क्लीनिंग क्रॉप, यूरोपियन रूट, वाइट मैन याम, सेकेंड ब्रेड, पुअर मैन फ्रेंड्स, होलसम मिरेकल फूड। अगर क्वेश्चन आता है, स्पेशली ASRB के लिए बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ मिरेकल फूड किसको बोलते हैं, तो उसको हम मस्क मेलन का नाम वहाँ पर देंगे। लेकिन अगर वो होलसम या मिरेकल फूड बोल रहा है प्रॉपर, तब हम होलसम मिरेकल फूड के ऑप्शन में पोटैटो को रखते हैं। ऑल राइट, let's move to the next section, which is section 2, in which I told about the history research. okay, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो पोटैटो है वो 17th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ लेकर आए थे भारत में, और उसको सबसे पहले ग्रोन भी सूरत और कर्नाटक में किया गया था। अगर हम इसकी रिसर्च की बात करें, इसके ऊपर क्या वर्क हुआ है, तो इसके ऊपर जो रिसर्च है वो स्टार्ट हो गई थी 1935 में, ठीक है, इन IARI itself. Then in 1949 CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्टेब्लिश एट द रेट मतलब पटना में हुआ था, और फिर उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया शिमला में 1956 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, तो रामानुजन हमें याद रखना है। 1972 में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरूलिमा में, विच इज़ इन साउथ अमेरिका इटसेल्फ, वहाँ पे ये खोला गया था। ये वन ऑफ द 16th इंटरनेशनल रिसर्च का पार्ट है, तो ये हमें पता होना चाहिए, और ये सपोर्ट होता है बाय CGIAR, विच इज़ द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट इज 1977 में AICPIP इज़ द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पोटैटो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो खुद में 22 सेंटर्स को होल्ड करता है। नेक्स्ट सेक्शन इज कल्टिवेशन, और मैंने आपको बताया था कि हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है टाइप, सीजन, सीड से करेंगे, वेजिटेटिव, नर्सरी या फिर नहीं। उसमें भी हमें याद रखना है ये FISH का ट्रिक, जिसमें आप डबल आई का यूज़ करोगे। फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करते हैं, इरिगेशन कैसे करते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशन, एंड आपका सीड प्रोडक्शन कैसे होता है, एंड हार्वेस्ट, एंड लास्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट। तो फिश का pH या जैसे भी आपको याद रखना हो, आप उस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप, ये किस तरह की क्रॉप है, तो हम जब क्रॉप का खुद से एक नॉलेज रखते हैं तो हमें वो पता होता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल क्या होता है, देखिए, नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स वो होती हैं जो जनरली फार्मर्स ग्रो नहीं करते हैं, बट ट्रेडिशनल क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन बाय द फार्मर, जो अधिकतर फार्मर उगाते हैं, जैसे कि ऑनियन है, पोटैटोज़ है, तो ये उसमें आता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ पे सिंपल यही होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती हो। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, ये डाइकॉट होता है, ठीक है, और इसका हम स्टेम ट्यूबर को कंज्यूम करते हैं। इसका प्लांट पार्ट यूज़ जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम, द ट्यूबर, मॉडिफाइड स्टेम का यूज़ करते हैं। क्रोमोसोम नंबर के बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, विच इज़ द प्लॉइडी लेवल। लेट डिस्कस फर्स्ट प्लॉइडी लेवल। देखिए, जो पोटैटो है, बेसिकली जो कल्टिवेटेड पोटैटो होता है वो डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड होता है, ठीक है। एंड रिमेंबर कि देर आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉइडी लेवल टाइप ऑफ पोटैटोज, बट जो हम यूजुअली कंज्यूम करते हैं वो ये दोनों मतलब यही वाले होते हैं, यहीं से वो ओरिजिनेट हुए हैं, और यही फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ भी है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इंसेस्टर के, वो कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए आई विल मेंशन हियर दैट ट्रिप्लॉइड में आता है सोयानम CHO UCHA, एंड देन पेंटाप्लॉइड में आते हैं कर्टिलोबम, एंड डिप्लॉइड में आपके आते हैं स्टेनोटोमम और फुर्जा। जो ट्यूबर हम कंज्यूम करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20% ड्राई मैटर होता है, 22.6% आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 80% वाटर, 568 पोटेशियम, एंड 17 mg per 100 ग्राम इज विटामिन C. These questions are also asked several times in the examinations. ये वन ऑफ द हाईएस्ट फाइबर वेजिटेबल भी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑल राइट, वी डिस्कसिंग हियर दैट हम लोग थे इधर। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रूट टाइप हमने देखा, इसका बेरी होता है फ्रूट टाइप, ठीक है। क्लाइमेट्रिक पैटर्न देखा कि यूजुअली सारे के सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, लेकिन टमाटो और मस्क मेलन ये आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर आता है, राइट।
फोटोपीरियोडिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लॉन्ग डे चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए और शॉर्ट डे चाहिए फॉर द ट्यूबर प्रोडक्शन. Based on the pollination, also I have discussed that they are self-pollinated and they are also pollinated by the bumblebee, honeybee and wind. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें काफ़ी कम या इनसिग्निफिकेंट देखा जाता है. जनरली ऑल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इतना हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत बेयर मिनिमम देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस साइन होती है. देखिए, अगर आपको इन बेसिक टर्म्स में भी इश्यूज़ हैं, इसमें भी अगर हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, पॉलिनेशन प्रॉपर क्या होता है, व्हाट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, तो ये मैं एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट कर सकती हूँ फॉर द बेसिक्स. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. C3 प्लांट है, तो देखो C3 प्लांट का मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया तो है कि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ऐसे प्लांट्स जिसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन एटम्स का होता है, दैट इज़ कॉल्ड द C3 प्लांट्स. कैल्विन साइकिल का यूज़ करके ये जो CO2 है उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं और ये रुबिस्को में रिलाई करते हैं. 80% of the species are the C3 type and which also include rice, soyabean and potatoes. Yes, they are acidity tolerant. ठीक है, इसका ये pH हमें याद रखना है, 6.825 तक के टॉलरेंट होते हैं. ये सैलिनिटी से कम टॉलरेंट होते हैं और अगर आप उनको ज़्यादा सैलाइन कंडीशंस में रखोगे तो ये एक स्कैब डिजीज़ से मतलब अफेक्ट हो सकते हैं. शैलो रूटेड होते हैं. रूट डेप्थ इसकी शैलो रूटेड होती है 30 to 60 सेंटीमीटर. एंड येस, दे आर हार्डी बट दे आर वेरी मच नॉट हार्डी, दे आर सेमी हार्डी इन नेचर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर ये टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आई विल लेट यू नो द बेसिक टर्म्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अनदर सीरीज. इट इज़ स्कूल सीजन एंड 82% ऑफ जो हमारा पोटैटो है वो प्लेन्स में ही उगाया जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, जब शॉर्ट डेज होते हैं, यानी कि अक्टूबर से मार्च में. अगर हम सीज़न में भी अर्ली, मेन, मिड और लेट वैरायटी की बात करें तो अर्ली वैरायटीज़ को हम सितंबर, मेन वैरायटी को हम अक्टूबर और जो लेट वैरायटीज़ होती हैं वो नवंबर और दिसंबर में सोन आउट करते हैं. 10% हिल्स पे भी उगाया जाता है जब वहाँ पे लॉन्ग डेज होते हैं, यानी कि अप्रैल टू सितंबर समर्स में. ग्रोथ स्टेज क्या होती है पोटैटो की, तो हम देखते हैं उसको कि सबसे पहले स्प्राउटिंग होगी, स्प्राउट डेवलपमेंट होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, ट्यूबर सेट इनिशिएशन होता है, ट्यूबर की बल्किंग यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट फिलिंग होगी, ठीक है, वो बड़े होंगे साइज़ में, एंड देन मैचुरेशन. जब ये हो रहा होता है ना बल्किंग, तब यहाँ पे हमें पोटेशियम थोड़ा बहुत देना पड़ता है ताकि वो उसको हेल्प करे. इनिशिएशन में हम लोग नाइट्रोजन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं सो दैट वहाँ हेल्प हो, और वेजिटेटिव ग्रोथ में तो नाइट्रोजन का वर्क आता ही है. जब हम अपना फर्टिलाइजर वाला पार्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम और उसको समझेंगे. नाउ थोड़ा सा फोकस करते हैं सीड से होता है या वेजिटेटिव से होता है. देखिए, कमर्शियली तो आपका वेजिटेटिवली ही होता है, लेकिन सीड से भी हमने किया हुआ है जिसको ट्रू पोटैटो सीड्स बोलते हैं. ट्रू पोटैटो सीड्स हमको मिलता कैसे है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फ्रूट यानी कि जो हम बेरी पढ़ रहे थे वो, और फिर उसमें सीड्स निकलते हैं. देखिए, जो TPS है ना, ये TPS जो ट्रू पोटैटो सीड है, ये डॉक्टर रामानुजन के द्वारा यहाँ पे इस पर काम किया गया था. ये एक तरह से बोटेनिकल सीड्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से मिलते हैं. 100 to 120 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर आर रिक्वायर्ड एंड 1 ग्राम TPS होल्ड दिस मच ऑफ सीड. यहाँ पे कई बच्चों को लग रहा होगा कि इतना घुस के क्यों, मतलब इतना ब्रॉड में क्यों पढ़ना है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन रेशियो अगर हम TPS सीड का देखेंगे तो बहुत कम है, इसीलिए लोग इसे बहुत कम प्रेफर करते हैं. सीड ज़्यादा लोग उगाते ही नहीं हैं, दे आर रिलाई ऑन द ट्यूबर. इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन रेशियो का कि जब आप एक बीज लगाओगे तो आपको 6 बीज मिलेंगे, तो काफ़ी कम रेशियो है. और ईल्ड भी आपको क्विंटल्स में मिलती है, टन्स में नहीं. आइसोलेशन डिस्टेंस यहाँ पर हम 10 मीटर से 5 मीटर की रखते हैं और टेस्ट वेट इसका 0.6 ग्राम का होता है. राइट नाउ, जो वेजिटेटिव ट्यूबर्स होते हैं उसका जो जिसको आप SPS शॉर्ट में यानी कि आप सीड प्लॉट टेक्निक बोलते हो, वो पुष्कर नाथ ने दी थी. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो ये आप याद रखना. ओके, 1965 से 1968 में उन्होंने ये दी थी. ओके, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस. अच्छा, गिवन बाय तो पुष्कर नाथ है, लेकिन ये जो टेक्निक है वो डेवलप की है CPCRI ने. ओके, जिससे जो मल्टीप्लिकेशन हम कर पाएँ सीड ट्यूबर का वो फ्री हो वायरस से, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में. वहाँ पे क्या होता था कि अर्लियर ही आपके एफिड्स अटैक कर देते थे, जिससे हमें प्रोडक्शन या फिर जो हमारे ट्यूबर्स है वो उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती थी हमको.
तो इसको जो जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट की थी वो इन्होंने की थी, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर हम सीड ट्यूबर का यूज़ करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं 2.5 to 3 टन, या फिर 2500 to 3000, 2500 से 3000 किलो पर हेक्टेयर भी हम इसमें यूज़ करते हैं। ये और करके है, इन तीनों को हमें वैल्यूज़ को पता होगा, कन्वर्ट करना आता है तो और ईजी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सीड ट्यूबर की अकाउंट जो है, आप देखोगे कि ज़्यादातर हम इसी से ही करते हैं, ठीक है। अगर हम साइज़ का बेटर साइज़ देखेंगे तो हम लिखते हैं 25 to 35 ग्राम, और आइडियल साइज़ इसका 45 से 50 ग्राम का होता है। यील्ड इसकी 25 से 35 टन पर हेक्टेयर हमें मिलती है। यहाँ पे टन में मिल रही है, जब आप टीपीएस से करते हो तो वहाँ कुंटल में मिलती है, विच इज़ लेस देन टन्स, ओके। नाउ स्पेसिंग की बात करें तो 60x20 का स्पेसिंग हम इसमें रखते हैं, ठीक है, और रिजर्व फरो मेथड से इसमें हम सोइंग करते हैं। नाउ लेट्स सी द डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ पोटैटो, ओके। डॉर्मेंसी पीरियड इसमें ये ट्यूबर्स में रहता है 8 से 10 वीक का, और ये हम ब्रोक करते हैं बाय दी सोकिंग ट्यूबर इन दी 1% ऑफ थायोयूरिया प्लस 1 ppm जिब्रेलिक एसिड 1 घंटे के लिए। तो उससे जो डॉर्मेंसी होती है आपके पोटैटोज़ की वो ब्रेक होती है, ताकि हम उसको फर्दर एज अ सीड ट्यूबर यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखो एल्यूवियल सॉइल है, एसिडिक है ना, ये इन दोनों के लिए थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अगर आप एल्कलाइन में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्कैब डिजीज़ का इशू रहता है। सॉइल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी 0.5 तक बेटर मानी जाती है, उससे लेस, उससे ज़्यादा नहीं। टेम्परेचर, हमें ये जो थोड़ा सा पार्ट है ना टेम्परेचर का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। यू विल फाइंड कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का, ट्यूबर फॉर्मेशन का होता है 18 से 20, और अगर उससे ज़्यादा है ना 23 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके ट्यूबर फॉर्म नहीं होंगे। मैक्सिमम डे टेम्परेचर हमें चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, नाइट टेम्परेचर 23, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमें 29 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। नेक्स्ट इज आई विल लेट यू नो अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ द पेरिडम ड्यूरिंग स्टोरेज। होता क्या है कि कभी कभार हमारा जो आलू है उसका छिलका बहुत पतला होता है, लेकिन पेरिडम विच इज़ द अपर लेयर ऑफ द पोटैटो, उसको थोड़ी थिकनेस की ज़रूरत होती है टू स्टोर इट, मोर, और रेस्पायरेशन भी लेस हो। तो उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम देखते हैं वो होता है आपका 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट इज जो हमारी फिश वाली ट्रिक है उसको देखते हैं। फर्टिलाइज़र कितना चाहिए हमको, FYM चाहिए 25 से 30 टन FYM, NPK चाहिए 120 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस चाहिए 100 ग्राम, एंड पोटेशियम इज दिस। इरिगेशन हम एक तो इमीडिएट भी कर सकते हैं और आफ्टर प्लांटिंग इन और 10 डेज़ के इंटरवल में ये रहता है। देन नेक्स्ट इज द सीड प्रोडक्शन, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी अबाउट द हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग से पहले भी एक हम चीज़ करते हैं जिसको हम डीहॉल्मिंग करते हैं, डीहॉल्मिंग बोलते हैं, सॉरी। डीहॉल्मिंग का मतलब होता है कि हार्वेस्टिंग से पहले जितना भी ग्रीन पार्ट होता है क्रॉप का वो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि एफिड्स वगैरह का अटैक ना हो, हमारी जो सीड क्वालिटी है, जो हमारा जो आलू है उसका क्वालिटी ख़राब ना हो। तो हार्वेस्टिंग से पहले हम ये करते हैं, एंड जो ईल्ड है वो आती है 25 से 35 टन पर हेक्टेयर। याद रखना कि यूजुअली जो हार्वेस्ट है वो हम 60 से 70 दिनों में डे आफ्टर प्लांटिंग कर लेते हैं। एंड हमेशा याद रखना कि जो 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर चला गया है तब हम हार्वेस्टिंग उससे पहले ही कर लेंगे। यानी कि अगर हम, मैंने आपको बताया ना कि हम मार्च तक हार्वेस्टिंग कर लेते हैं यूजुअली, तो होता क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस अबव है तो उस टाइम आपको नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही, वो टेम्परेचर उतना पहुँचे ही ना, उससे पहले ही आपको हार्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ वो चारकोल रॉट डिजीज़ में उसको कॉज करेगा। Let's see the storage. Store in the cold store at the temperature of 2 to 4 degrees Celsius and the relative humidity of 90 to 95%. कमर्शियल ट्यूबर स्टोर होते हैं 10 to 12 डिग्री सेल्सियस पे और 85 से 90% RH। CPRI ने डेवलप किया है एक पैसिव इवेपोरेशन कूलिंग सिस्टम स्टोरेज ऑन फार्म। देन हमें याद रखना है कि स्प्राउट इनहिबिटर, ताकि हमारे पोटैटोज़ में जब हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं उसमें स्प्राउटिंग ना हो जाए। उससे होता बेसिकली ये है कि रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगी और जो हमारा आलू का स्टोरेज टाइम है वो कम हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसीलिए हम CIPC दैट इज़ आइसोप्रोपाइल एंड C3 क्लोरोफिनाइल का यूज़ करते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अगर आपको स्टोरेज करना है सीड ट्यूबर का, अब क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो हम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस एंड 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे करेंगे। नाउ देयर इज़ सम इम्पॉर्टेंट नोट जो मैंने यहाँ दिया है। अगर आपको सीड ट्यूबर को रॉटिंग से बचाना है तो आप उसको डिप कर दीजिए 2% मैंकोजेब में 0.2% मैंकोजेब में 10 मिनट्स के लिए।
ट्यूबर जो है वो कोल्ड स्टोरेज में प्री स्प्राउटिंग, मतलब होता क्या है कि जो ट्यूबर है वो कोल्ड स्टोरेज में है। अब जब हम उनको सीड में जब हम उनको सीड की तरह यूज़ करेंगे तो हमें उसमें प्री स्प्राउटिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दैट मैटर हम क्या करेंगे, उसको थोड़े दिनों तक शेड में रखेंगे उनको प्लांट करने से पहले, ताकि उसमें स्प्राउटिंग हो जाए और हमें अच्छे से सीड क्वालिटी और जो भी हमारा जर्मिनेशन होगा वो अच्छे बेटर क्वालिटी की हो। कल्टीवेशन के दौरान अगर हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम पोटेशियम का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और नंबर बढ़ाना है तो नाइट्रोजन का, ठीक है। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो ईल्ड है वो तो बढ़ जाए, लेकिन ईटिंग क्वालिटी बैड हो जाएगी, ब्लाइट ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हॉलो हार्ट हो सकता है। तो इट ऑल्सो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इंक्रीजेज ईल्ड बट इट डिक्रीजेज द ड्राई मैटर। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए जब हमने हार्वेस्टिंग कर लिया, आपके जो आलू हैं वो रखे हुए भी हैं, अगर उसमें वूंड लग जाते हैं ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग, तो उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए हम बोलते हैं सुबेराइजेशन। इसका मतलब होता है कि हम उसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और RH 95 डिग्री % पर रखेंगे, ताकि ये जो प्रोसेस है वूंड हीलिंग की वो ठीक हो पाए। पोस्ट हार्वेस्ट में हम देखते हैं कि वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेडिंग बेसिकली, एंड ग्रेडिंग में अब हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मॉल में आप कितना साइज़ रखते हो। तो स्मॉल में हम यूजुअली रखते हैं आपका 25 ग्राम्स तक, मीडियम में 25 से 50 ग्राम, लार्ज में 50 to 75 ग्राम, एंड एक्स्ट्रा लार्ज में मोर देन 75 ग्राम्स। ओके, इन इंडिया यू विल फाइंड कि सिर्फ 4% ही पोटैटो है जो हम प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, और अगर जितना भी फॉर एग्जांपल हम 100% पोटैटोज उगा रहे हैं तो उसका सिर्फ 4% ही है जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जाता है। पोटैटो यूज़ फॉर द चिप्स, उसके लिए जो साइज़ चाहिए होता है बेसिकली 6 to 7.5 सेंटीमीटर लेंथ और राउंड होना चाहिए। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ऑब्लोंग और 7.5 सेंटीमीटर का पोटैटो होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जो पोटैटो होता है, अगर आप उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसमें शुगर लो और हाई ड्राई मैटर होना चाहिए। ओके, और मैंने ये पहले ही बता दिया है कि एक सेकेंड, पहले ही बता दिया है कि जो फॉस्फोरस होता है वो ड्राई मैटर इंक्रीज़ करता है और ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस होता है, तो दिस इज़ गुड, पर वो भी हमें एक्सेस अमाउंट में यूज़ नहीं करना है। पोटेशियम हेल्प करता है साइज़ को इंक्रीज़ करने में, और इंडस्ट्रियल पर्पस में आप देखोगे कि हम बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस में हम क्या देखते हैं कि पोटैटो का उपयोग होगा, तो वहाँ पे स्टार्च बनाने के लिए अल्कोहल, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज, दोनों ही शुगर होती हैं, शुगर के टाइप्स हैं, वो बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, so I think I will cover all of the things regarding potato today, and this is the part first, and here I have covered potato in a half way. देखो बाकी का जो भी नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया है, जो इसमें इंक्लूड है इंपॉर्टेंट वेराइटीज़, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीडिंग मेथड्स, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और बायोटेक्नोलॉजी। ये पार्ट्स, ये जो थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट और लास्ट फाइनल जो हमारा पार्ट होगा पोटैटो का, उसमें हम कवर करेंगे। इन बेसिकली ये 2 पेजेस का होगा, एंड आई विल शेयर यू on my telegram channel and whatsapp channel, and if you like the way I studied and notes अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप इसको और मुझे इसमें अगर थोड़ा सा कहते हैं कि ठीक करने की या फिर इसमें थोड़ा सा और इन्हेंस करने की ज़रूरत है या इसमें कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। वैसे तो रिसोर्सेज सारे ठीक हैं, जो भी मैंने इसमें रिसोर्सेज यूज़ किए हैं दे आर रिलायबल एंड वेरी गुड। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।